ठीक है भाई। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। और शुरू करें इससे पहले बुकलेट में देखना एक सेंटेंस लिखा है कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। क्या मतलब हुआ जरा देखना। जैसे मान लो कोई प्लांट है कि नहीं, और हो सकता है इस प्लांट की पत्तियों को किसी बकरी ने खाया। ऐसे ही बना ले रहे हैं, मान लो ये बकरी है, और फिर इस बकरी को हो सकता है किसी शेर ने खा लिया। ठीक है ना। यही मतलब है कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसलिए कहा कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जैसे रैबिट है, गोट है, काऊ है, तो वो डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन ले लेती हैं। और जितने कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो इन हर्बीवोर्स के थ्रू प्लांट पर निर्भर करते हैं। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे लिविंग बीइंग्स या सारे एनिमल्स प्लांट से ही फूड प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लांट के पास कोई तो ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ये अपनी जरूरत का भी भोजन बना लेते हैं, और आवश्यकता से अधिक फ्रूट या वेजिटेबल्स के रूप में बाकी एनिमल्स को, बाकी लिविंग बीइंग्स को दे देते हैं। और उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है ये, क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस माने क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस माने होता है ये, एक पत्ती अलग से बना ले। जैसे ये तुम भी जानते हो कि मान लो ये कोई लीफ है, और लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा। और ये प्लांट की जड़ है, और रूट ही होती है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है। इसलिए हम लोग गमले में पानी लगाते हैं, ना कि पत्तियों पे पानी छिड़कते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि पौधे ने इधर से लिए, रूट से लिया पानी, यानी कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और इधर से ले लिया सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और क्या करता है प्लांट? 6CO2 प्लस 12H2 इस लाइट एनर्जी की मदद से, अरे भाई E बराबर HC अपॉन लैम्डा सुना होगा कि सूर्य से एनर्जी छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, और इन बंडल्स को कहते हैं फोटॉन। एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है? E बराबर HC अपॉन लैम्डा से कैलकुलेट की जा सकती है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, या कह दो कलर। तो लाइट, और हम तुम्हें बताएंगे कि जो प्लांट होते हैं इनके पास लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कोई पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। नतीजा ये बना लेते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, थोड़ी सी जगह चाहिए, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये है फोटोसिंथेसिस। क्या किया हमने इसमें? एक्चुअली अगर तुमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सुना हो, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कहता है कि एनर्जी को न तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। इसलिए तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली यही सच्चाई थी कि हमने क्या किया, एनर्जी को पैदा तो किया नहीं जा सकता है, रूप बदला जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि प्लांट से हमने ली सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी और उसको बदल दिया भोजन में, अर्थात केमिकल एनर्जी में। बायोलॉजी में ऐसा ही होता है, जहां कहीं बॉन्ड बनना होता है,
एक्चुअली यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनना था, और जब भी बायोलॉजी में बॉन्ड बनता है हमेशा एनर्जी खर्च होती है। जब तुम्हारी शादी होगी देखना, मतलब किसी के साथ जब बॉन्ड बनेगा 10-20 लाख रुपया इधर से उधर हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। हाँ, तलाक 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 हुआ अर्थात झड़का हुआ तो वही सारा 20 लाख रुपया ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। ऐसे तो होता है यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस माने हमने कहा यही है। ऐसा लगता है फोटोसिंथेसिस वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस माने होता है सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट यूजिंग लाइट एनर्जी in presence of CO2 and H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में लाइट एनर्जी की मदद से भोजन बनाना ही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और हमने ये क्यों कहा कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट? हाँ, जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे का ऐसा कोई भी पार्ट जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अलग बात है कि ज़्यादातर पौधों की लीव्स ग्रीन होती है, लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगर जो हार्बेसियस प्लांट होते हैं, धनिया का पौधा देखना, पुदीना का पौधा देखना, कद्दू का पौधा देखना, उनका स्टेम भी ग्रीन होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर तुमने सिंगाड़ा का नाम सुना हो, ट्रापा का नाम सुना हो, तो उसकी जड़ भी फोटोसिंथेसिस ग्रीन होती है। तो ट्रापा और टिनोस्पोरा की रूट भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। या जब तुम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ोगे उस समय पढ़ाया जाएगा कि बहुत से जीरोफिटिक प्लांट ऐसा होता है कि समर सीजन आने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते या तो कांटों में बदल लेते हैं। अब सोचो ये लीफ कांटे में बदल गई तो फिर लाइट कहाँ गिरेगी? है कि नहीं? लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो उस केस में क्या होता है, जब ये लीफ को स्पाइन में बदल लेते हैं तो जो स्टेम होता है ये चपटा चपटा लीफ लाइक हो जाता है। चलो बना के दिखा दे। ऐसे ऐसे यहाँ कांटे लगे होते हैं, ऐसे यहाँ कांटे लगे होते हैं, ऐसे। तुमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्लैडोड का नाम सुना, फिल्लोक्लैड का नाम सुना? ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम ही तो है, लीफ लाइक स्टेम है ये। ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, अर्थात ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे ना। तो फोटोसिंथेसिस माने होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट यूजिंग लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O। और हम तुम्हें बताएं इस पूरी पृथ्वी पर ये फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से भोजन आता है। अब ये अलग बात है कि पौधे से हम लोग गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, आम अमरूद के रूप में, कद्दू के रूप में, किसी रूप में भोजन ले लेते हैं। तो सारे जीव भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर करते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से इस पूरी पृथ्वी पर जो भी ऑक्सीजन है वो यहीं से आती है। और इस ऑक्सीजन के बिना तो हम तो नहीं जिंदा रह सकते। ज़्यादातर सभी एरोब्स होते हैं, सभी एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, और भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इंसान, मगर ये ऑक्सीजन देता कौन? सिर्फ प्लांट। तो एक तरफ तो ऑक्सीजन मिलती है, एक तरफ से भोजन मिलता। कह सकते हो कि ये फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवन है। फोटोसिंथेसिस जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ है। बात समझो ना? पता तुम्हें हमने क्या किया था? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला था। ऐसा लगता कि इसने फूड के रूप में इससे एनर्जी ली, इसने फूड के रूप में इससे एनर्जी ली, इसने लाइट के रूप में इससे एनर्जी ली। तभी तुमसे पूछा जाता है इस पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन, सूर्य है। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, 2-4 बातें सुन लेना। पहला पॉइंट है इसके लिए कि इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। थोड़ा अभी धैर्य रखना पड़ेगा, जब इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तब हम इसके 2 एस्पेक्ट पढ़ाएंगे, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन।
उस समय समझ में आएगा कि लाइट रिएक्शन फिजिकल प्रोसेस होता है और डार्क रिएक्शन केमिकल प्रोसेस है। बताते हैं जो फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्योंकि यहां पर CO2 जिसमें कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है 4 और ग्लूकोज जिसमें कि है 0। और तुम भी जानते हो कि 4 से +4 से 0 की तरफ आना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है ना। पानी जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और गैस में मानी जाती है 0। तो सोचो यहां से यहां का बनना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही कि घट रही? -2 से 0 की तरफ जा रही, यानी कि बढ़ रही। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए यहां CO2 का रिडक्शन और H2O का ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कहलाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एक प्रकार का एनाबोलिक प्रोसेस होता है। एनाबोलिक प्रोसेस किसको कहते हैं? तो हमने तुमसे बताया था कि किसी भी बायोलॉजिकल सेल में या सेल में जो भी रिएक्शंस होती हैं उन सारी रिएक्शन को मिला के हम लोग क्या कहते थे? मेटाबॉलिज्म। और स्वयं मेटाबॉलिज्म के 2 पहलू हैं। जब भी किसी छोटी चीज को जोड़ जोड़ के बड़ी चीज बनाई जाए, ऐसे छोटी चीज को जोड़ जोड़ के बड़ी चीज बनाई जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते थे? एनाबोलिज्म। और कहीं उल्टा कर दिया जाए, बड़ी सी चीज को छोटी छोटी चीजों में काट डाला जाए तो काटने वाले इस प्रोसेस को कहते थे कैटाबोलिज्म। ऐसे ही लिखते हैं, यहां से यहां तक आएगा एनाबोलिज्म। तो सोच के देखो, अच्छा फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? CO2 मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड, H2O मतलब कम मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड, और दोनों मिलकर थोड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड वाला बन गया। इसलिए हम तुमसे कहेंगे कि यहां छोटी छोटी चीज को बड़ी मिलकर बड़ी चीज बनाएगी, अर्थात एक प्रकार का सिंथेटिक प्रोसेस है, एक प्रकार का एनाबोलिक प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन होता है, उसकी तो डेफिनेशन ही होती है ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू छोटे छोटे मॉलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। बड़ी सी चीज को छोटों में तोड़ते हैं तो इसका मतलब डाइजेशन कैसा प्रोसेस हुआ? कैटाबोलिक प्रोसेस हुआ। साथ ही साथ लिखा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रकार का एंडरगोनिक प्रोसेस है। इसका क्या मतलब? देखो, जैसे तुमने देखा हो कि केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलती है बाहर तो उस रिएक्शन को क्या माना जाता है? एक्सोथर्मिक। क्या माना जाता है? एक्सोथर्मिक। जैसे तुम देखना, दीपावली पे घर में मान लो व्हाइट वॉश करना है, पत्थर जैसा कली चूना खरीद के लाए, पानी में डाल दो शाम को, तो उसमें खूब सारी बुदबुदाहट होती है। इतना बुदबुदाहट होती है, हाथ डाल दो तो फफोले पड़ जाए, हाथ जल जाएगा, एकदम टब गर्म हो जाता है, अर्थात हीट निकलती है। और जब किसी रिएक्शन में हीट निकले तो वो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में हीट इस्तेमाल हो तो वो एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? एनर्जी इस्तेमाल होती थी, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एंडोथर्मिक नहीं कहेंगे, क्योंकि थर्मामीटर से हीट नापते हैं। यहाँ हीट इस्तेमाल नहीं होती, एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहने के बजाय एंडरगोनिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है ना? ये 2-4 बातें। खैर, अभी हमने तुमसे कहा था कि फोटोसिंथेसिस, ऐसे तो जो पौधे का पार्ट ग्रीन है वो सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन तुम भी जानते हो मेनली ग्रीन पार्ट कौन होता है? लीव्स, पत्तियां। तो हम तुम्हें लीफ पर आधारित ही पढ़ाएंगे।
ये है मान लो कोई प्लांट की लीव, ठीक। और हम तुम्हें बताएं, जब हम तुम्हें प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मान लो इसको थोड़ी देर के लिए एक लीफ मान लो, ये ऐसे सामने से दिख रही है। अगर हम तुम्हें बीच से काट के दिखाएं ऐसे, तो ऐसा लगता है ये वाला पेज, फ्रंट पेज, ये अपर एपिडर्मिस कहलाएगी। ये वाला कलर्ड पेज सबसे नीचे वाला, ये लोअर एपिडर्मिस कहलाएगी। और इनके बीच में है ये कुछ और, मीजो माने एक्चुअली मध्य होता है, तो इसको कहेंगे मेजोफिल। थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। अगर यहाँ से बीच से काट दिया जाए तो ऐसा लगता है ये है मान लो अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। एपी माने ऊपर, डर्मा माने स्किन। ये लेयर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी स्किन होती है। हमारी स्किन का काम क्या होता है? धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया को शरीर में घुसने से रोकना, ठीक। हाँ, इसी एपिडर्मिस में कहीं कहीं पोर भी होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। हालांकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो प्रकार के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट प्लांट की पत्तियां ज़्यादातर ऐसे होती हैं, मोनोकॉट या तो नीचे लटकती रहती है या ऐसे सीधी खड़ी रहती है। तो जो डाइकॉट पत्तियां होती है वो डॉर्सो वेंट्रल लीफ कहलाती है। जरा सा ऊपर से प्रेशर पड़ा ऐसे मुड़ सकती है पत्ती। भगवान ने सोचा क्यों ना खंबे लगा दिए जाए, तो यहाँ पर ऐसे टाल पिलर लाइक सेल्स बनाते हैं भगवान। पता ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो ये जो पिलर लाइक सेल्स हैं इनके मास को पेलिसेड टिश्यू कहते हैं। और बाकी की भी सेल्स ऐसी भरी होती हैं, इनके बीच में खूब सारा खाली जगह पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पंजी टिश्यू। तो अपर एपिडर्मिस हो गई, लोअर एपिडर्मिस हो गई, लेकिन पेलिसेड टिश्यू हो या स्पंजी टिश्यू हो, इन्हीं को मिला के कहते हैं मेजोफिल कहते हैं, ठीक। तो हम लीफ पर आधारित पढ़ाएंगे, स्पेशली मेजोफिल सेल में पढ़ाएंगे। तुम जानते हो प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। वैसे पेलिसेड टिश्यू की सेल्स में भी पाए जाते हैं और स्पंजी टिश्यू की सेल्स में भी पाए जाते हैं। और इन्हीं के अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। हम तुम्हें भी बताएंगे कि एक मेजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसको थोड़ा बिगाड़ने जगह मिल जाए, हमें इधर लिखना है, हटाओ यहाँ। एक मेजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल, ठीक। 20 से 40 सेल ऑर्गेनेल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर जो हरा रंग भरा है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। और जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये साइटोलॉजी में पढ़ाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। चलो हमने इसे बना लिया। अभी तो ऐसा लगता है हमने आउटर मेम्ब्रेन बनाई, अभी तो ऐसा लगता है इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं, अंदर वाली झिल्ली। और जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो या माइटोकॉन्ड्रिया की हो, इनमें पोर वाली प्रोटीन पाई जाती है। क्या नाम होता है? पोरिन्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज बड़ी आसानी से अंदर आ जाती है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जैसी बायो मेम्ब्रेन को होना चाहिए, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाते हैं तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और यहां क्या कहेंगे हम? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस कहेंगे। भाई क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट इसलिए और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहां फ्लूइड भरा होता है ये,
हम तुम्हें इतनी बार कह चुके हैं, किसी आर्गन को काटे या ऑर्गेनेल को, जो फ्लूइड या जो टिश्यू सबसे ज़्यादा मात्रा में भरा होता है वही उसका भौतिक आधार कहलाता है, अर्थात ग्राउंड मैट्रिक्स कहलाता है। चाहे ग्राउंड मैट्रिक्स कह दो या स्ट्रोमा कह दो, ठीक है ना। तो चाहो तो अंदर वाले स्पेस को स्ट्रोमल स्पेस कह दो, किसने मना किया। और जो अंदर यहां फ्लूइड भरा है, इसका अगर तुम्हें केमिकल कंपोजिशन समझना है तो ऐसे समझो, एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी घोल दो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। दूसरा गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा घी तेल डाल दो, मतलब फैट। तीसरा गिलास पानी लो, उसमें कच्चा मुर्गी का अंडा घोल दो, यानी कि प्रोटीन। और ये सारे गिलास एक बाल्टी में उड़ेल दो, क्या बनेगा बाल्टी में? मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स। यही कहानी साइटोप्लाज्म की होती है, यही यहाँ स्ट्रोमा की है। तो अभी हमने क्या कहा कि एक गिलास पानी में चीनी अर्थात कार्बोहाइड्रेट घोल दो। इसी फ्लूइड में इस तरह से खूब सारी शुगर्स घुली हुई पाई जाती है, खूब सारी प्रोटीन घुली हुई पाई जाती है। ऐसी ही एक शुगर है 5 कार्बन वाली, जिसका नाम है रिबुलोज। ठीक, 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है। और हम तुम्हें बताएंगे ये 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 और 5। जब भी कोई शुगर तीन, 4 और 5 कार्बन वाली है, जब से पहले फास्फेट जोड़ते हैं तब ये एक्टिव फॉर्म बन जाती है। ठीक, तो हमने, और जब भी किसी शुगर से फास्फेट पहला जुड़ता है तो हमेशा लास्ट कार्बन पे जुड़ता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से जब फास्फेट जोड़ते थे तो क्या बनता था? ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि वो 6 कार्बन वाली शुगर थी। ये 5 कार्बन वाली है, तो इसकी एक्टिव फॉर्म को लिख देंगे रिबुलोज 5 फास्फेट, यानी कि बताता है कि 5वें कार्बन पर फास्फेट जुड़ा। अब हम भोजन बनाने जा रहे हैं। होता क्या है, किसी भी शुगर को किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है फास्फोराइलेशन का। फास्फोराइलेशन मतलब फास्फेट से रिलेशन। तो अब हम इससे फास्फेट से रिलेशन बनाने जा रहे हैं, अर्थात इससे फास्फेट जोड़ने जा रहे हैं। चलो देखो तो भाई सब लोग, ऐसे हम तुम्हें बताते हैं कि चाहे सेल हो या सेल ऑर्गेनेल हो, इसके पास फास्फेट के 2 सोर्स होते हैं। या तो H3PO4 से फास्फेट मांग लो, हालांकि जल्दबाजी में इस फास्फेट को PI लिख दिया जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। या तुमने ATP का नाम सुना? ऐसा लगता है ये एडेनिन नाम की नाइट्रोजनस बेस है। इससे जुड़ दी शुगर तो बन गया एडिनोसिन, फिर इससे जोड़ दिया एक फास्फेट एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एक और फास्फेट तो एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी ADP, एक और फास्फेट तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। जो ये ऐसे बेबी बॉन्ड बनाए जाते हैं, लहरदार बनाए जाते हैं, इनको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। इनके एक इस एक बॉन्ड के टूटने से इतनी कैलोरी एनर्जी निकलती है बाहर। ठीक, तो हमें फास्फेट चाहिए, या तो ये इससे ले लें या इससे ले लें, इससे ही लेंगे हम। ठीक, ATP से इसलिए लिया जाता है कि ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अगर फास्फेट चाहिए, तो तुम्हें फास्फेट तो मिल ही जाएगा और साथ साथ में इतनी एनर्जी भी मिल जाएगी। क्योंकि हम तुमसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई रिक्शा वाला है और वो पैर से रिक्शा चलाना शुरू करने जा रहा है, तो पहला पैडल ताकत के साथ, फोर्स के साथ, अर्थात एनर्जी के साथ मारेगा, तब रिक्शा आगे बढ़ेगा। तो तुम फास्फेट तो जोड़ोगे, लेकिन फास्फेट एनर्जी वाला लेना, अर्थात ATP से मांगेंगे। वो ADP बन के बाहर चला गया। भाई जब एक फास्फेट हट गया तो 2 ही तो फास्फेट है, एडिनोसिन डाइफास्फेट ही तो है। और ये फास्फेट जुड़ जाएगा शुगर से, 5वें कार्बन पर ऑलरेडी जुड़ा है, तो जो अब फास्फेट जुड़ेगा वो पहले कार्बन पर जुड़ेगा। 1 2 फास्फेट हो गए, इसलिए जो कुछ प्रोडक्ट बना उसका नाम है रिबुलोज 1 और 5 डाइफास्फेट। ठीक है, रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट नाम की एक प्रोडक्ट बन गया। अब हम तुम्हें बताएं, हमको लालच आने लगा, 1 2 3 4 5, एक फास्फेट यहाँ जुड़ा था, एक यहाँ। लालच ये आने लगा कि कहीं से अगर एक कार्बन मिल जाए तो हम 2 बराबर टुकड़े कर सकते हैं। अभी 2 बराबर टुकड़े नहीं हुए, अभी यहाँ 2 ही कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, एक कार्बन कहीं से मिल जाए। अभी तुमसे कहा था कि प्लांट के लिए, प्लांट कार्बन को किस रूप में लेता है? CO2 के रूप में। तो ये CO2 अंदर आएगी स्टोमेटा से,
और सेल के अंदर घुस जाएगी। यहाँ ऐसे बना ले रहे हैं, ये CO2 बाहर से आएगी, ठीक, और इसके साथ जुड़ जाएगी ऐसे। सोचो कितने कार्बन हो गए, 5 इसके पास हैं, एक ये है CO2 ग्रुप में, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ 6 कार्बन हो गए, इसको थोड़ा खिसका लें ऐसे, तो एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जिस दिन हमने तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे उस दिन 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर भी बताई थी, कीटो शुगर भी बताई थी, याद आया? तो इस तरह से यहां पर बनेगा 3 कार्बन वाले कुछ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ये ग्लिसरॉल का ही एसिड है। ये 3 शब्द बताता है कि तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब आगे क्या करें हम, तो हमने तुमसे बताया था कि अगर भूल गए आगे क्या करना है हमें, तो थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस को याद कर लो, क्योंकि हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से ग्लूकोज बनाना है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को CO2 और H2O में तोड़ा जाता था। तो थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस को सोच लेते हैं, क्या थी ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज किस में बदला था, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, किस लिए बदला था, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, किस में बदला था फिर वो, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, किस में टूट गया था वो, 2 चीज़ों में, एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर क्या किया था, इसको एसिड में बदला था, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक और फास्फेट आ गया। तो हमने कहा था जब रिएक्शन शुरू हो और फास्फेट चाहिए हो तब तो ATP से मांगा जाता है, यहाँ तो ATP से फास्फेट मांगते थे। ये भी रिएक्शन शुरू हो ही रही है अभी लगभग, यहाँ ATP से मांगेंगे, लेकिन अब तो बहुत आगे आ गए। तो अब अगर फास्फेट चाहिए तो हम ATP से नहीं मांगेंगे, अब तो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे ना, H3PO4 वाला। एक बात समझो, ये है एल्डिहाइड, ऐसा लगता है ये है CHO, ये है एसिड, ऐसा लगता है COOH। यहाँ से यहाँ तक देखने में क्या लगता है, ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीजन बढ़ गई ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। लेकिन हम तुम्हें बताएं ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसका होना इस बात का सबूत है कि हाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती है। तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे कराएं? अरे भाई ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीजन जोड़ के कराया जाता है या हाइड्रोजन हटा के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर आएगी, और हम तुम्हें बताते हैं सेल के अंदर तमाम ऐसे ट्रक घूमते रहते हैं। ऐसे जैसे ट्रक पर लिखा होता गुड्स कैरियर, ऐसे जो अपने ऊपर एक ऐसे लोड कर लेते हैं माल, लोड कर लेते हैं हाइड्रोजन नाम का माल। ट्रक का नाम होता है, किसी का नाम NAD नाम का ट्रक होता है, या फिर FAD नाम का ट्रक होता है, NADP नाम का ट्रक होता है। ये जो NAD, NADP, FAD बोल रहे हैं हम, ये सब हाइड्रोजन कैरियर कहलाते हैं। तो यहाँ से ऐसे ट्रक जाएगा, पहले खाली ट्रक जाएगा और ऊपर से हाइड्रोजन लोड करके चलाएगा, NAD जाएगा, NAD2H बन के बाहर आ जाएगा। हमने तुमसे बोला यहाँ खामखा इसके बाद 2-2 फास्फेट है, छीन ले क्या एक, तो ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जो भी एक्स्ट्रा फास्फेट था वो ADP अपनी खोपड़ी पर लोड कर लेगा, बन जाएगा ATP, ठीक है ना। यही तो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बस अगर आगे हमें क्या करना चाहिए भूल भी गए तो ग्लाइकोलिसिस को इस्तेमाल कर याद कर लो। बस आज हमारा उद्देश्य है भोजन बनाना, इसलिए सारे निशान उलट जाएंगे, ऐसे ऊपर को जाएंगे, निशान इधर को हो जाएगा, ये ऊपर को जाएगा, ये आज इधर को जाएगा, है ना। करके देखते हैं भाई। तो अब क्या होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलेंगे।
1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बदलेंगे। अर्थात आज एटीपी खर्च होगा, एटीपी आज खर्च होगा ऐसे, ठीक। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदलेंगे। इसको हम 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदलेंगे, ठीक। क्या होगा, एक तो NAD2H नाम का ट्रक इस्तेमाल होगा। बस अंतर इतना याद रखना, यहाँ NAD नहीं बल्कि NADP ये इस्तेमाल होता है, और वो ट्रक ऐसे NADP के रूप में अनलोड होकर बाहर निकल आएगा। साथ साथ ये भी तो निकलेंगे भाई, आज निशान उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर साथ ही साथ H3PO4 भी निकलता है, ठीक है। देखो बात को समझो, ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि यहाँ मिला के 6 कार्बन थे, इस एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, इसलिए 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। चलो इसको डायग्राम का रूप दे दें तो ऐसा लगता है, एक मॉलिक्यूल मान लो ये है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का, एक ये है। जब हमने किसी एक मॉलिक्यूल को बदलते बदलते 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदला, तो यहाँ पर एक एटीपी खर्च हुआ, एक NADP2H खर्च हुआ और एक H3PO4 मॉलिक्यूल निकला। दूसरे वाले को भी तो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से सारी रिएक्शन 2 बार चलानी पड़ेगी, तब जाके दूसरा मॉलिक्यूल भी 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ से जब दूसरे वाले बदलेंगे तो हम कह सकते हैं टोटल एक और एटीपी खर्च होंगे, यानी कि 2 एटीपी खर्च होंगे, एक और NAD2H खर्च होगा, NADP2H। टोटल इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और यही वाले 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में बदल गए, ठीक। लेकिन ग्लूकोज हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। पता ये एल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, एक दूसरे का आइसोमर है, तो वो जो 2 मॉलिक्यूल बने उनको एक को तो ऐसे ही रखे रहने देंगे और दूसरे को एसीटोन बदल लेंगे। देखते रहे ना, ऐसा लगता है एक को ऐसा ही छोड़ दिया 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के रूप में, एक को उसके आइसोमर में अर्थात एसीटोन बदल लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों मिल गए तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गई, अर्थात 6 कार्बन वाली शुगर बन गई। और एक बार हेक्सोज बन जाए, चाहे वो फ्रक्टोज के रूप में सही, तो फिर आगे चल के हम ग्लूकोज भी बना सकते हैं। बन गया ना शुगर भोजन। क्यों, ये कितने कार्बन वाली शुगर बताइए, 6 कार्बन वाली। ऐसा कहीं तुमने देखा क्या कि किसी भी आटा चक्की वाले के पास जाए, उसके ऐसे चक्की चल रही है और हम उसमें 1 किलोग्राम गेहूं डालें, बदले में हमें 6 किलोग्राम आटा मिल जाए, ऐसा देखा क्या? ऐसा थोड़ी होता है भाई। 1 किलोग्राम गेहूं डालो, 1 किलोग्राम आटा निकलेगा। सोचो इसको। यहां तुमने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सिंगल कार्बन बाहर से इस्तेमाल किया इस साइक्लिक प्रोसेस में, लगता है 1 कार्बन डाला, अब प्रोडक्ट चाहते हो 6 कार्बन वाला। ऐसा कहाँ संभव है? अगर 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहते हो तो तुम्हें इस साइक्लिक प्रोसेस में अर्थात इस आटा चक्की में 6 ही कार्बन डालने पड़ेंगे। 1 कार्बन को इस्तेमाल किया था जब, या 1 CO2 को इस्तेमाल किया तो सारा प्रोसेस ऐसे चला था। सोचो 6 CO2 को इस्तेमाल करें तो क्या होगा? हर चीज 6 बार चलानी पड़ेगी। इनकी टोटल इसके 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, टोटल यहां 6 ATP खर्च होंगे, इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहां टोटल 6 दूनी 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहां पर भी 6 दूनी 12 ATP खर्च होंगे, यहां पर भी 6 दूनी 12 NADP2H खर्च होंगे, यहां पर भी 12 H3PO4 निकलेंगे। और जब 6 दूनी 12 मॉलिक्यूल ये हैं तो यहां पर भी तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल ये इतने मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। कितने? 12 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? बात को समझो, या ऐसे समझो, रिबुलोज कितने कार्बन वाली शुगर थी? 5। 1 मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल के पास 30 कार्बन, 6 30 कार्बन के रूप में समझाएं तो लगता है यहां हमने 30 कार्बन से शुरुआत की और 6 कार्बन इधर हैं, तो 6 30 और 6 36 कार्बन से शुरू की। इधर आ जाओ, ग्लिसरॉल, यही तो फार्मूला था ग्लिसरॉल का,
CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल था। इसी का एल्डिहाइड बना दो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। लो कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो टोटल 36 कार्बन एडजस्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल बना लेंगे, 12, है ना, 12 3 36 होता है। लेकिन सच्ची मुच्ची की बात यह है कि ये टोटल 36 कार्बन का प्रोडक्ट तो मिल गया, 36 कार्बन का। सच्ची बात यह है कि ये 30 कार्बन तो स्वयं इस शुगर के थे। ऐसे सोचो, कोई आटा चक्की चल रही थी, 6 किलोग्राम गेहूं लेके गए, तो चक्की से हो सकता 36 किलो आटा निकला हो, लेकिन सच्चाई थी तुमने तो 5-6 ही किलोग्राम गेहूं दिया ना। तो वो आटा चक्की वाला क्या कहेगा, भाई साहब ये पूरा का पूरा आटा आपका नहीं है, बाकी के 30 किलोग्राम गेहूं मेरे पड़े थे, वो आटा हमारा वापस करो, तुम सिर्फ 6 किलोग्राम आटा ले जाओ। मतलब यही हुआ, ये जो 10 मॉलिक्यूल हैं जिनके रूप में 30 कार्बन छुपे हैं, वो कार्बन इसी के 30 कार्बन है, शुगर के। नतीजा हम इन 10 मॉलिक्यूल को फिर से बदल देंगे इसी रिवलोस में। इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता है और इसी को कहते हैं, ये बन गया ना भोजन। ये जो कुछ हमने पढ़ाया इसी साइक्लिक प्रोसेस द्वारा भोजन बनता है। इसलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसको CO2 रिडक्शन फेज कहते हैं, इसको CO2 फिक्सेशन फेज कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। कहाँ चल रही है, दलदल में, क्लोरोप्लास्ट के दलदल में, अर्थात स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन, है ना। और हम तुम्हें बताएं, इतने सारे स्टेप हैं, लेकिन CO2 फिक्सेशन पढ़ा रहे हैं, तो CO2 को फिक्स होने वाला जो प्रोसेस है, ये सबसे पहला स्टेप माना जाता है। पहला स्टेप का क्या कहलाएगा, इस साइक्लिक प्रोसेस का कार्बोक्सिलेशन। ठीक, ये ठहरा एसिड, ये ठहरा एल्डिहाइड, पहले है एसिड फिर है एल्डिहाइड। लगता है यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, रिडक्शन हो रहा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन का। और ये क्या था, 10 मॉलिक्यूल पुनः उसी में बदल दिए जहाँ से शुरुआत की थी। ये तीसरा स्टेप कहलाता है रीजनरेशन। इस साइक्लिक प्रोसेस को जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, उनका नाम था, उनके नाम के आधार पर इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ CO2 को चिपकाने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन वाला, इसलिए इस साइक्लिक प्रोसेस को कभी कभी C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। बात समझते ना, ऐसे C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इस तरह से भोजन बनता है। फिर एक बार बता रहे हैं, चाहे इस साइक्लिक प्रोसेस को बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहो, CO2 फिक्सेशन फेज कहो, CO2 रिडक्शन फेज कहो, CO2 एसिमिलेशन फेज कहो, डार्क रिएक्शन कहो, ब्लैकमैन रिएक्शन कहो, या इसको हमने कहा था केल्विन, और ठीक समझ, इतने सारे कहो, ऐसे भोजन बनता है। कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में। देखो एक बात होता है, इस तरह से हम क्लोरोप्लास्ट के दलदल में भोजन बना तो सकते हैं, लेकिन सोचो हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ी। एक तो हमें 6 ATP यहाँ पर चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 ATP यहाँ चाहिए, 12 NADP2H चाहिए। ये तो प्रोडक्ट है, तो निकलते बाहर। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 12 NADP2H चाहिए और 18 ATP चाहिए। 6 और 12, 12 6 18, तब जाके हम इस तरह से एक बना सकते थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो CO2 तो तुम भी जानते हो, प्लांट की लीफ के स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाएगी, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से आ जाएगी। लेकिन ये दोनों कहाँ से लाए पता, ये जो ATP होता है इसको ऊर्जा दलाल कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। और NADP2H को भाई इसके पास है हाइड्रोजन, और सोचो ये हाइड्रोजन जिसको दे देगा, जिसकी खोपड़ी पे हम 200 किलोग्राम का बोझा डाल देंगे, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि टें हो जाएगा,
टेम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। NADP2H किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं इसको? रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। ऐसे समझो, ये है रईसज़ादा अर्थात चंद्रगुप्त, ये है बुद्धिमान विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य। और सोचो दोनों मिल जाएं तो किसी का साम्राज्य छीन लें, किसी के साम्राज्य का सुख चैन छीन लें, मतलब किसी के साम्राज्य की मेटाबॉलिज्म चेंज कर दें। तो अकेले अकेले तो ये एनर्जी करेंसी है, अकेले अकेले तो ये रिड्यूसिंग पावर है, लेकिन दोनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इसी एसिमिलेटरी पावर कहां से लाएं? इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कहीं और, जिसका नाम है लाइट रिएक्शन। क्या नाम है? लाइट रिएक्शन। जरा देखो उसमें क्या होता है। चलना पड़ेगा लाइट रिएक्शन के पास। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लें। ये था क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, चलो ये थी इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अभी हम तुम्हें बता रहे थे कि एक प्लांट की मीजोफिल सेल में कितने इस तरह क्लोरोप्लास्ट बताए थे? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट बताए थे पर मीजोफिल सेल। इस एक एक क्लोरोप्लास्ट में हम तुम्हें बताएंगे 40 से 60 ग्रैना पाए जाते हैं पर क्लोरोप्लास्ट। एक एक ग्रैना के बनने में 10 से 100 थैला पाए जाते हैं, अर्थात थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं पर ग्रैनम। थैला समझते हो? जैसे देखा तुमने गुब्बारा फुलाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हवा बजा फूट जाता है, फिर जो टुकड़ा होता है इसे कहते हो, देखा होगा ना? तो छोटी सी चुटपुटिया टाइप की बनती है, छोटी सी थैलिया टाइप की बनती है, उसी को कहते हैं थैला या थैलेक्वाइड। तो उसी तरह की चुटपुटियाँ यहाँ खूब सारी होती है। चलो बढ़ा के दिखाते हैं। ये एक थैलिया मतलब थैलेक्वाइड, एक थैलेक्वाइड, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे तमाम सारी थैलेक्वाइड बना दी। जैसे एक थैलेक्वाइड, इसके ऊपर एक और थैलेक्वाइड, इसके ऊपर एक और थैलेक्वाइड, इस थैलेक्वाइड के ऊपर थैलेक्वाइड, ऐसे एक और। तो ये तो एक थैलेक्वाइड है। 1 2 3 4 5 80 90 100। एक ढेर में टोटल कितने हो सकते हैं? 10 से 100 हो सकते हैं। और इस पूरे ढेर को ही कहते हैं ग्रैनम, जिसकी स्पेलिंग में यूएम या यूएस आता है, वो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। जैसे न्यूक्लियस एक वचन, न्यूक्लियाई बहुवचन, ग्रैनम एक वचन, ग्रैना बहुवचन। लेकिन इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में तो इतने सारे ऐसे ढेर होते हैं। हमने अलग बातें यहाँ 2 ग्रैना बना के दिखाई हैं, टोटल हो सकते हैं 40 से 60। ये जो थैला है मेम्ब्रेन का बना, इसलिए तुम कह सकते हो कि पूरे क्लोरोप्लास्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं। कुछ होता है मेम्ब्रेनस पार्ट और कुछ होता है स्ट्रोमल पार्ट। ये जो थैलेक्वाइड है ये ग्रैना का पार्ट है। इस थैली को ग्रैना लैमेली भी कह सकते हो। और जैसे तुमने गुब्बारे वाले बंदर की पूंछ देखी हो, वो भी मेम्ब्रेन की बनी होती है, वैसे कुछ और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं जो 2 ग्रैना लैमेली को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इनको कह दिया जाता है स्ट्रोमा लैमेली। क्या कह दिया जाता है? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है ना? अच्छा, तो इस तरह से खूब सारे होते हैं ग्रैना। और ये जो थैला है, इन्हीं थैलेक्वाइड के अंदर हम तुम्हें बताएंगे मैनी क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम। अरे तुम करवा चौथ वाले लड्डू समझो, यहाँ ऐसे चिपके होते होंगे, ऐसे मैनी करवा चौथ वाले लड्डू ऐसे ऐसे चिपके होते होंगे ना। अब ये क्वांटासोम का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, अब इसकी जगह पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह दिया जाता है। खूब सारे चिपके होते हैं और एक एक क्वांटासोम के बनने में, एक एक करवा चौथ वाले लड्डू के बनने में, हम तुम्हें बताएं करवा चौथ वाले लड्डू देखे हैं? बूंदी के होते क्या? कि बेसन के होते? नहीं, तिल के बने होते, लेंटिल के बने होते। और हमने देखा तिल 2 प्रकार की होती है, काली तिल भी होती है, सफ़ेद तिल भी होती है।
है ना। तो इस करवा चौथ के लड्डू के बनने में हम बताएंगे 280 पिगमेंट मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। हालांकि हम जब साइटोलॉजी पढ़ाते हैं उस समय बताया करते हैं डिटेल में कि प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट सेल के अंदर लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? जब साइटोलॉजी पढ़ाते हैं तब बताते हैं। कुछ कहलाते हैं क्लोरोफिल, कुछ कहलाते हैं कैरोटीनॉइड्स और कुछ कहलाते हैं फाइकोबिलिन्स यानी कि बिलीप्रोटीन। तो ये प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, अभी नहीं बताएंगे। कैरोटीनॉइड स्वयं 2 प्रकार के बताते हैं हम। एक नाम होता है बीटा कैरोटीन और एक होता है जैंथोफिल। ठीक, प्लांट का वो पार्ट जो ऑरेंज कलर का होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है। जैसे गाजर देखी हो, स्वयं ऑरेंज देखा हो, संतरा, या फिर तुमने पका पपीता देखा हो, उनमें बीटा कैरोटीन होता है। प्लांट का जो पार्ट येलो कलर का होता है जैसे सरसों के फूल, उनमें जैंथोफिल होता है। ठीक ना। जब तुम्हें क्लोरोफिल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसे टेनिस रैकेट जैसा दिखता है। ये उसकी टेल होती है, इसको फाइटॉल कहते हैं, और ये उसका हेड होता है जो किसी रिंग का बना होता है, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। और इसी में स्टार बना के एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। इसी स्टार की जगह पर अगर मेथिल ग्रुप लगा दो तो क्लोरोफिल ए बन जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो क्लोरोफिल बी बन जाता है, इसी तरह क्लोरोफिल सी बन जाता है, क्लोरोफिल डी बन जाता है, क्लोरोफिल ई बन जाता है। इतने प्रकार क्लोरोफिल है। लेकिन हम जब डिटेल साइटोलॉजी में पढ़ाते हैं बताते हैं कि क्लोरोफिल ए दिखने में ब्लूइश ग्रीन होता है, नीले हरे रंग का होता है, और ये पैरेट ग्रीन कलर का होता है। हरे में ऐसा लगता है थोड़ा पीला रंग मिला दिया गया हो। साथ ही साथ एक और गजब की बात बताते हैं कि क्लोरोफिल ए के लिए कहते हैं हम प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और बैक्टीरिया ना हो, बस यूकैरियोट हो, उसमें क्लोरोफिल ए जरूर होगा। इसके लिए कहा करते थे प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। इसके लिए हरे रंग का भी होना जरूरी है। जैसे धनिया की पत्ता हरा है, कद्दू का पत्ता हरा है, गेहूं नीम का पत्ता हरा है, तो उनमें क्लोरोफिल बी होगा। लेकिन ये तो कहा था प्रेजेंट इन ऑल, इसका मतलब उनमें दोनों होंगे, क्लोरोफिल ए अलॉन्ग विद क्लोरोफिल बी। जैसे रेड एल्गी है तो उनमें क्लोरोफिल डी होगा, लेकिन क्लोरोफिल ए भी होगा। बात समझते ना। आज हम तुम्हें पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेसिस बाय रेड एल्गी, नहीं, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। तो आज हम केवल इन्हीं 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल ए और बी, ए तो सभी होता ही है, जो पार्ट ग्रीन दिखते हैं उनमें क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक, इनको दोनों को अलग अलग तो ये कहते हैं, वरना चाहो तो कैरोटीनॉइड्स भी कह सकते हो। तो हम ये बता रहे थे कि जब ये करवा चौथ वाले लड्डू बना रही थी औरतें, तो उन्होंने क्या किया, इसमें 280 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए। हाँ, इसमें से भी एक 160 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हैं क्लोरोफिल ए के। ऐसा लगता है लड्डू बनाते समय 160 दाने सफेद तिल के इस्तेमाल किए, 70 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हैं क्लोरोफिल बी के। अर्थात लड्डू बनाते समय 70 दाने काली तिल के इस्तेमाल किए, और साथ ही साथ हम बताएंगे 50 इस्तेमाल किए हैं मॉलिक्यूल कैरोटीनॉइड के। किसके? ऐसा लगता कुछ औरतें करवा चौथ लड्डू बनाती है, उस पर चीटा मिला देती कि मोरा खाए आज भस्म हो जाए, है कि नहीं। टोटल हो गए ना 230, 280। सवाल पूछा जाएगा, एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं? तो क्लोरोफिल तो यही है, ए और बी, तो कहोगे 230। और टोटल कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं तो कहोगे 280। हालांकि ये वैल्यू पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हम तो इसलिए लिखते हैं कि अगर हम तुमसे पूछे एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में
मेजर पिगमेंट कौन होता है, सबसे मेन, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, तो तुम कहोगे क्लोरोफिल ए होता है। एनसीईआरटी वैल्यू नहीं पढ़वाना चाहती तो वो कह देती है कि हाँ 100 के ऑर्डर में होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 100 के ऑर्डर में होते हैं, 100, 200, 300 ऐसे। इस तरह से तमाम सारे करवा चौथ वाले लड्डू होते हैं। अब हम तुम्हें आगे बताएंगे। तो हम यही जो तिल के दाने हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। आगे की बात हम, चूंकि मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए है तो इस पर आधारित बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा, क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल जो है इसके बारे में बात करेंगे। क्या जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, अच्छा एक बात बताओ, वही मेजर पिगमेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम बात बढ़ाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कभी तुमने सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ा है? जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको वेवलेंथ के घटते बढ़ते हुए क्रम में अगर अरेंज करें, थोड़ा सा बिगाड़ लें, जगह मिल जाए ऐसे, तो तमाम रेडिएशंस आती हैं वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। कॉस्मिक रेज नाम सुना, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ऐसे सुना होगा। इधर वेवलेंथ बढ़ रही, बिबिग्योर। भाई देखो इसमें हमें जो है याद, ये कहीं गड़बड़ है लेकिन चक्कर ना पड़ना, तुम अपना फिजिक्स में पढ़ना, ठीक। रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड। तुम फिजिक्स वाला पढ़ना, हमें जमाना हो गया पढ़े हुए। फिर फार इंफ्रारेड, फिर जो भी होता होगा रेडियो वेव, ऐसे तमाम वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ये जो बिबिग्योर होती है इसकी वेवलेंथ अलग अलग किताबों में अलग अलग दी रहती है। हम तो 3800 से एंगस्ट्राम से लेकर 7600 एंगस्ट्राम वाली बताते हैं। कुछ में होता है 3900 से 7800। और यही वेवलेंथ की रेडिएशंस हमको आंखों से दिखाई पड़ती है, इनकी हमारे लिए यूजफुल है। और इसी वेवलेंथ की रेडिएशंस प्लांट के लिए भी यूजफुल है। सिर्फ इतनी वेवलेंथ की हुई हम देख सकते हैं, इसलिए इसको आम भाषा में हम प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक। लेकिन मजे की बात है कि अगर किसी प्लांट पर अगर हम ये 3800, चाहे 3800 कह दो और चाहे इसको कह दो 380 मिली माइक्रोन। अरे भाई 1 मिली माइक्रोन में कितने एंगस्ट्राम होते हैं? तो सोचो ना, मिली माने हो गया 10⁻⁻3, माइक्रोन माने हो गया 10⁻⁻6, इनकी टोटल कितना हो गया 10⁻⁻9। और इधर एंगस्ट्राम है तो एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻10। इसको भी अगर -9 बनाना चाहते हो तो यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिली माइक्रोन बराबर 10 एंगस्ट्राम होता है, ठीक ना। इसलिए हमने 0 बिगाड़ दिया। तो हम बताना चाह रहे हैं कि इसको चाहे एंगस्ट्राम के बजाय मिली माइक्रोन लिख लो, ठीक। ये कह रहे थे कि अगर किसी प्लांट पर जस्ट अभी 380 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ डालें तो ये पौधा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस थोड़ा हायर वेवलेंथ पर शुरू होता है, जैसे 400 के आसपास। इसी तरह किसी पौधे पर अगर हम 760 मिली माइक्रोन की रेडिएशंस डाल दें, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पहले ही थोड़ा बंद हो जाता है, लगभग 700 के आसपास। ये जो लाइट है 400 से लेकर 700 मिली माइक्रोन के बीच की जो रेडिएशंस हैं, इसी को कहा जाता है पार। पार पार मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। इस वेवलेंथ के बीच ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेजर पिगमेंट कौन था? क्लोरोफिल ए, उसी पर आधारित बात करेंगे। और तुम जानते थे सूर्य से एनर्जी बंडल्स के रूप में आती है, इस बंडल को कहते हैं फोटॉन। इस फोटॉन में कितनी एनर्जी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? E = hc/λ से।
तो यहाँ तमाम सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, स्पेशली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। हो सकता है कोई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सके, उसका हमने नाम रख दिया क्लोरोफिल ए 700। कोई हो सकता है इस वेवलेंथ को 690, तो उस ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का नाम रख दिया करेंगे क्लोरोफिल ए 690। हो सकता है कोई 680 मिली माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, क्लोरोफिल ए 680 बोल दिया करेंगे। इसी तरह किसी को क्लोरोफिल ए 670 बोल दिया करेंगे, किसी को क्लोरोफिल ए 660 बोल दिया करेंगे, किसी को क्लोरोफिल ए बोल दिया करेंगे। तो इस तरह से कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके आधार पर हमने क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को भी फर्दर डिवीजन कर दिया है, ठीक है ना। अब जरा देखो आगे की कहानी क्या होती है। देखो भाई क्या होता है। अब ऐसा करते हैं, इतने सारे थैलेकॉइड नहीं, एक थैलेकॉइड बड़ा बना लेते हैं, उसके अंदर समझाएंगे। ठीक है, एक थैलेकॉइड बड़ा सा बनाए ले रहे, ये है मान लो। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, और सारी बायो मेम्ब्रेन, सभी बायो मेम्ब्रेन सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल के अनुसार ही होती है। अगर सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल के अनुसार बनाए तो ऐसा लगता है ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बाइलेयर से बनी होगी ऐसे। अब ऐसे देखो, ऐसे बनाएंगे तो डायग्राम के ऊपर डायग्राम जब बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही चौड़ा किए ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और ये मान लेना कि ये ऐसे नहीं बनाएंगे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ऐसे मान लेना ये सब इस मेम्ब्रेन का लिपिड वाला पोर्शन है। अरे भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते थे, तो फ्लूइड क्या होता था, फैटी पार्ट फ्लूइड के रूप में होता था, ठीक। और इसी लिपिड वाले पोर्शन में ही करवा चौथ वाले लड्डू धसे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स धसे, ठीक। ये है, मान लो ये एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये है पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल, ऐसे तमाम पिगमेंट मॉलिक्यूल है। सबके ऊपर ऐसे लाइट गिरा करेगी, अपनी अपनी वेवलेंथ के अनुसार ये फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। हो सकता है ये 680 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब करे, हो सकता है ये 670 वाले को, हो सकता है ये 660 वाले को, ये 670 वाले को, ये 678 वाले को, ये हो सकता है 660 वाले को, 670 वाले को, 650 वाले को, ऐसे तमाम विचार करेंगे, ठीक है। पूरा यह है, ये हम डायग्राम समझाने के लिए बनाते हैं अंदर साइड में। एक्चुअली ये धसा होता है, एम्बेडेड होता है इसी फ्लूइड वाले पार्ट में। इस तरह से तमाम धसे होते हैं, मान लो यहाँ पर भी धसा है। ये मान लो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो 700 मिली माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है ये वाला 690 मिली माइक्रोन को, हो सकता है ये 680 मिली माइक्रोन को, हो सकता है ये 670 मिली माइक्रोन को, हो सकता है ये 660 मिली माइक्रोन को, हो सकता है ये 660 मिली माइक्रोन को, हो सकता है ये 670 मिली माइक्रोन को, 680 मिली माइक्रोन को, 690 मिली माइक्रोन, ऐसे तमाम। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि ऐसे समझो इस क्लास में जितने लड़के हैं इनको मान लो क्लोरोफिल ए, क्योंकि ज़्यादातर क्लास में लड़के ही होते हैं, इनको क्लोरोफिल ए मान लो। और जितनी लड़कियां हैं इनको क्लोरोफिल बी मान लो। भाई बा माने बहन, बा माने क्लोरोफिल बी। और हम लोगों ने क्या किया, सोचा कि चलो भीख मांग के लाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो फुटबॉल खरीदनी है,
फुटबॉल खरीदने, ऐसे मन में ख्याल आया। तो हमने कहा कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां मेरे साथ हो जाओ, चलो हम लोग स्टेशन की तरफ से भीख मांग के लाते हैं, और कुछ लड़के और कुछ जो है लड़कियां दूसरे सर के साथ हो जाओ, बस स्टॉप की तरफ से भीख मांग के लाते हैं, है ना। भीख मतलब एनर्जी, लाइट भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है। क्यों ऐसा क्यों करना? फुटबॉल खरीदनी है जिसकी कीमत है मान लो 5,000 रुपए, ठीक। तो हो सकता है हमने दिन भर भीख मांगी और हमको कुछ रुपए मिले, इन्होंने भी भीख मांगी, इन्होंने भी, किसी को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए, किसी को 300 रुपए, किसी को 4 रुपए, 400 रुपए, मान लो सबको ऐसे मिले। किसी भी लड़के के पास इतना रुपया नहीं हो पाएगा, 5,000 रुपया नहीं हो पाएगा जिससे वो फुटबॉल खरीद सके। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं, तुमने एक शब्द सुना थ्रेशोल्ड एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इनकी जो पोरफायरिन रिंग है उसके सेंटर में एक्चुअली Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि किसी भी मेटल पर अगर हम वो मिनिमम एनर्जी का फोटॉन टकराए जिसकी वजह से इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो वो मिनिमम एनर्जी का फोटॉन ही कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का फोटॉन। तो समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि मान लो इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, जिसके लिए हमें 5,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए। सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, मगर किसी के पास कलेक्शन 5,000 कैलोरी का नहीं हो पा रहा। फिर करें क्या? तो एक सलाह मशवरा किया गया कि ऐसा करते भाई, सब लोग भीख मांगते हैं अर्थात लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन शाम को यानी कि पूरा का पूरा एनर्जी रुपया बाद में हमें दे देना, किसी एक इंसान के पास इकट्ठा कर देना। अच्छा बताओ किस पे भरोसा करोगे? जो ग्रुप में सबसे बड़ा होगा उसी भरोसा किया जा सकता है। हमारी उम्र है 680 साल, तो हम ही सबसे बड़े हैं इसमें, तो क्या करें, हम ही नेतागिरी का काम करेंगे, डिसीजन लेने का काम करेंगे। तो इस पूरे झुंड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो सबसे बड़ी वेवलेंथ का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो रिएक्शन सेंटर का कहता है। और बाकी के मॉलिक्यूल भीख वो भी मांगते हैं, ऐसा लगता है वो किसी रडार के एंटीना की तरह काम करते हैं। जैसे डिश टीवी का एंटीना देखो, ऐसे छाता जैसा होता था, उसका काम क्या होता था? रेडिएशंस को कलेक्ट करना। तो बाकी मॉलिक्यूल एंटीना का काम करते हैं और ये वाला रिएक्शन सेंटर का काम करता है। अच्छा सोचो, एक झुंड में कितने नेता हो सकते हैं? एक है नेतागिरी पॉलिटिशियन होगा। तो हमने तुमसे कहा था कि इस पूरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए का वो मॉलिक्यूल जो 670 मिली माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये 1, 2, 3 अर्थात बहुत सारे हो सकते हैं। वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो 660 मिली माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 1, 2, 3 बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो नेतागिरी करता है, रिएक्शन सेंटर की तरह बिहेव करता है, वो सदा एक ही होता है। बात समझो ना? ये क्लोरोफिल ए, चाहे इसको क्लोरोफिल ए 680 कह दो, पता है क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, इसको चाहे P668 कह दो, 680 कह दो, P वाले पिगमेंट। ऐसे ये भी एक झुंड है। या ये लड़का सबसे ज़्यादा उम्र का है, ये नेतागिरी का काम करेगा, क्लोरोफिल ए 700 वाला, बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, इसको देते हैं। अब सोचो जरा, तो कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, लड़कियां माने बहन अर्थात क्लोरोफिल बी। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग भीख मांगने चले, हमको ज़्यादा भीख मिलेगी कि लड़कों को ज़्यादा भीख मिलेगी कि लड़कियों को? हमको कोई भीख नहीं देगा, डांट और लगा दी, देखो हट्टे कट्टे हैं इसके हाथ पर, चला कम वक्त भीख मांगने, यानी कुछ मेहनत मजदूरी करे। तुमको हो सकता है बच्चा समझ कोई भीख दे दे, और लड़कियों को बस खड़ी भर हो जाए, पब्लिक दौड़ दौड़ के आएगी, रुपया डाल डाल के जाएगी, अपने आप भीख देने आएगी। मतलब ये जो बहनें हैं, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है, ये 650 मिली माइक्रोन की लाइट के एब्जॉर्ब करते हैं। और हमने क्या कहा था कि दिखने में हमारी उम्र ज़्यादा है 680 साल, लेकिन कहा था कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी कलेक्शन उतना ही कम होगा। ये बहनें कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब ये हाई एनर्जी वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब करती है। खैर, तो हम बता ये रहे थे कि जैसे ही सोचो सबने अपनी अपनी एनर्जी दी, तो हो सकता है इस नेताजी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो गई हो।
बल्कि 7000 कैलोरी एनर्जी हो गई हो। लो, थ्रेशोल्ड जो भी ज़्यादा हो गई। और पता है, एनर्जी माना कि अच्छी चीज़ है, लेकिन अति से ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। जैसे देखने के लिए रोशनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम लोग नंगी आंख से सूरज से नैन मटक्का नहीं करते हैं, वरना हमारी आंख की रॉड और कोन्स डैमेज हो जाएंगे, है कि नहीं। इतनी सारी एनर्जी अगर नेताजी के पास आ जाए कि नेताजी भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, अर्थात इनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो हमने कहते थे ना कि औरतों ने करवा चौथ के लड्डू बनाते समय चीटा मिलाए थे, क्या नाम था इन चीटों का? चीटा कह दो चाहे बंदर कह दो। अच्छा, भीख मांगने जाएंगे संग में बंदर हो तो वो भी तो भीख मांग के लाएगा। तो ये जो कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल है ये एज ए एंटीना का काम तो करते ही करते हैं, लेकिन हमने देखा बंदर की पीठ पर छोटा मोटा लोड रख सकते हो, बैग बांध सकते हो। अर्थात जितनी जो इतनी तो चलो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये जितनी एक्सेस एनर्जी है वो इसके ऊपर लोड कर दी जाती है, जिससे नेताजी जल के स्वाहा ना हो जाए। कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल एंटीना का भी काम करते हैं और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बचाते हैं। बात होता ना। खैर, तो बात ये हो रही थी कि जैसे ही इसके पास खूब सारी एनर्जी हुई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई, तो क्या होगा? चूंकि इस मेटल था मैग्नीशियम का, इस पे जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर फोटोन टकराया तो इस 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे ऐसे, जिसकी वजह से हो सकता है Mg++ हो जाए। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से इसके जो मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन किसी और ने एक्सेप्ट कर लिए, उसका नाम होता है फियोफाइटिन। तुम चक्कर ना पड़ो, तुम उसका नाम कर दो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से किसी और चीज के पास चले गए। किसके पास? प्लास्टोक्विनोन के पास। यहां ऐसे लिख दे रहे, इसके पास आ गए PQ के पास। और सोचो इस प्लास्टोक्विनोन के पास, इसको थोड़ा बिगाड़ लें और लंबा डायग्राम बना लें, बाद में बना लेंगे। प्लास्टोक्विनोन के पास आ जाएंगे। जब प्लास्टोक्विनोन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो महसूस करो कि ये बन गई होगी Q-। थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो, यहाँ स्ट्रोमा में खूब सारे प्रोटॉन पड़े रहते हैं। कहाँ से आते हैं अभी बताएंगे। और जो प्लास्टोक्विनोन है, क्विनोन, एसीटोन, एक प्रकार का एसीटोन है, ये ऊपर नीचे तेल में फ्लोट कर लेता है। सोचो जिस पर ये ऊपर आएगा, अब बार बार क्या उसको डायग्राम बिगाड़े बनाए, तो प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अर्थात ये प्रोटॉन इससे चिपक जाएंगे। और जिस पर ये नीचे जाएगा उस पर ये दोनों प्रोटॉन अंदर छोड़ देता, हालांकि ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ता, थ्रू कुछ आगे छोड़ता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों, ये किसी और को दे देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमने हीमोग्लोबिन का नाम सुना, हीम पिगमेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन है, इसलिए हीमोग्लोबिन को एक प्रकार की कलर्ड प्रोटीन कहते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कलर्ड प्रोटीन होती हैं जिनको साइटोक्रोम्स कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होती हैं। एक ये है साइटोक्रोम जिसका नाम है B6, एक और है ये साइटोक्रोम जिसका नाम है F, साइटोक्रोम F। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे। साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F को दे देगा। साइटोक्रोम F इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इस थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर एक और कुछ प्रोटीन चिपकी होती है जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। यहाँ हमने कहा था एक और झुंड भी चिपका था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, ऐसे ना, ऐसे। ये प्लास्टोसाइनिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। अच्छा पता है तुम्हें, ये हम हैं, हमारी एज है 680 साल। ये हमारे दूसरे साथी हैं जिनकी उम्र है 700 साल। लगता है ये बड़ा लड़का, ये दूसरे नंबर का लड़का। तो ये जिसमें पिगमेंट 700 वाला रिएक्शन सेंटर का काम करता है, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कह दिया जाता है और इसको कह दिया जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो यहाँ प्लास्टोसाइनिन से ये
पता है इसी साल नीट में आया था, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किए जाते हैं? साइटोक्रोम B6 को। इस रिएक्शन सेंटर ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस पर एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं फेरिडॉक्सिन, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे देती है। यही आउटर सरफेस पर हम बनाए अलग दूर बना ले रहे हैं लेकिन होती पास में ही, ये यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, एक एंजाइम के पास चले जाते हैं जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, इसलिए जगह कम है NR लिख दिया, इसके पास आते हैं। NADP रिडक्टेज यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको? NADP को। तो महसूस करो ये बन जाएगा NADP माइनस माइनस। अभी तो कहा था ना यहाँ खूब सारे प्रोटॉन पड़े होते हैं और प्लस माइनस जुदा रह नहीं सकते हैं, नतीजा ये प्रोटॉन और ये नेगेटिव चीज़ आपस में जुड़ जाती है और इससे बन जाता है NADP2H बन जाता है। ठीक है, अच्छा हमने तो एक बात बताई, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी लिख देना चाहिए था। देखो जब सिर्फ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो पूरे झुंड को, पूरे ग्रुप को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, प्रकाश नाम की फसल काटने वाला जटिल मामला कहते हैं। लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन दोनों को मिला दो तो इसको पिगमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हुआ पूरा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, नहीं सेकंड, ये हुआ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पता तुम्हें? तो ऐसा लगता है कि इन दोस्तों ने कलेक्शन किया, मुश्किल से 5000 से ज़्यादा कलेक्शन हुआ और जैसे ही कलेक्शन ज़्यादा हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई। ज़्यादा गुस्सैल कौन होता है, ज़्यादा कूल कौन होता है? बड़ा भाई बड़ा कूल होता है। हमने देखा रामायण में भगवान राम बड़े कूल थे और लक्ष्मण इतने उनके नथुने फूले रहते थे, से बड़े गुस्सैल थे। तो हुआ क्या, जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी के घर में गिरे जाके इसने दैया तौबा मचा दिया, हाय दैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन खो गए, हाय दैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन खो गए। इसकी दादी इससे बोलेंगे बेटा तुम शांत हो जाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, जमीन पे आ जाओ, ग्राउंड स्टेट में आ जाओ, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है हम भरपाई कर देंगे, तुम मेरी हड्डी पसली बेच लो और जितना तुम्हारा नुकसान हुआ भरपाई कर लो, लेकिन बेटा शांत हो जाओ। इसकी दादी बड़ा कमबख्त लड़का है, बोला दादी आओ हड्डियाँ तोड़वाओ आके। ठीक है, इसकी दादी का नाम है हाइड्रो देवी, क्या नाम है? पानी, H2। और इतना कमबख्त है हड्डियाँ तोड़ भी देगा। देखो ये है हड्डी और ये है पसली, अर्थात ऑक्सीजन अलग कर दी। ऑक्सीजन जब गैस के रूप में लिखी जाती है तो हमेशा O2 लिखी जाती है, यहाँ चूंकि एक ही एटम है इसलिए हाफ O2 लिख दिया, और हाइड्रोजन अलग कर देगा। वैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालने दोनों तो ये बन जाएगा प्रोटॉन, और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एमिन आयन, मैग्नीज आयन की मदद से इसके पास भेज दिए जाते हैं, ये पुनः शांत हो जाता है। बात समझ पाया? ये क्या बता रहे थे? देखो 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इस थैलेक्वाइड की ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। क्या 3 मुख्य कारण हैं? एक तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लास्टोक्विनोन से गुजरे थे, स्ट्रोमा से कुछ प्रोटॉन अंदर पंप कर दिए गए, पहला कारण। स्ट्रोमा की तुलना में थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन क्यों ज़्यादा होते हैं, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो इस प्रोटॉन कुछ पंप कर दिए जाते हैं, दूसरा कुछ यहाँ प्रोटॉन NADP से शादी कर लेते हैं, मतलब बॉन्ड बना लेते हैं, एंगेज हो जाते हैं। तीसरा यहाँ अंदर पानी का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए भी प्रोटॉन बनते हैं। तो प्रोटॉन की मात्रा थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा होती है, और तुम जानते हो दुनिया की प्रत्येक चीज़ अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है कि नहीं? जैसे फुटबॉल रख दी तो क्या हो गई, अपने आप लड़कते हुए ऊपर से नीचे जाएगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर भी ये जो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स धसे होते हैं। ये उसका बेस है, मतलब F0 पार्ट, ये स्टाक और हेड है अर्थात F1 वाला पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीसोम कहते हैं। इस ऑक्सीसोम, इसको ऐसे ही बिगाड़ लिया। अच्छा, इधर क्या होता है, खूब सारे ADP पड़े रहते हैं। कहाँ से आए? अरे वो बन तो रहे हैं,
खूब सारे फास्फोरस भी पड़े रहते हैं। कहाँ से आए? अरे वो H3PO4 निकल तो रहा, लेकिन ये आपस में बॉन्ड नहीं बना पाते। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए और एंजाइम भी चाहिए। जो ऑक्सीसोम का सिर होता है ये अपने आप में एक एंजाइम का काम करता है, एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज कहलाता है। तो जैसे ही यहाँ खूब सारे प्रोटॉन हैं, है ना, ये प्रोटॉन यहाँ से गुजरते हैं, जिससे इसका सिर का ओरिएंटेशन चेंज होता है और ये एक्टिव हो जाता है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का काम करने लगता है, जिसकी मदद से ये एडीपी और फास्फेट आपस में जुड़ के एटीपी में बदल जाते हैं। किसी भी चीज़ से फास्फेट का रिलेशन फास्फोराइलेशन कहलाता है, अर्थात एटीपी का बनना एक प्रकार का फास्फोराइलेशन है। तो इस तरह से कहानी होती है। ये हमने तुम्हें जो कुछ बताया, इसमें देखो कहाँ कोई खास एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। सिंपली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अर्थात एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन तो हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया था, ईटीएस में, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो का मुख्य कारण था ऑक्सीजन। यहां पर मुख्य कारण है लाइट, क्योंकि लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो का मुख्य कारण है लाइट, इसलिए यहां एटीपी के बनने को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते थे, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते थे। याद आया? बात को सुनना। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गुजरे तो एक NADP2H बन गया और इधर एक ATP बन गया। अभी जब बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक बाहर से आ गई थी, लेकिन NADP कितने चाहिए थे? 12। ATP कितने चाहिए थे? 18। बोलो भाई। तो जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन दौड़े तो एक NADP2H बना। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन 12 बार दौड़ाओगे तो 12 NADP2H बनेंगे। नतीजा इधर 12 ATP भी बन जाएंगे। नतीजा यहाँ 12 बार दादी की हड्डियां भी तोड़नी पड़ेंगी। अब 12 में हाफ का गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अलग बात, यहाँ 24 हो जाएगा। तभी तुम्हें हमने जब रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की समरी लिखी थी कि 6CO2 + 12H2O, तब जाके कहीं लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल द्वारा क्या होता था? C6H12O6 + 6H2O + 6O2 बनता था। तो यही 6O2 है। यहाँ ये भी पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है कि पानी वाली होती है? पानी से निकलती है। एक बात। दूसरी बात, इसलिए हम तुमसे बताते हैं कि जैसे केमिस्ट्री की रिएक्शन होती तो इस पानी को इससे काट सकते थे, या डायरेक्ट 6O2 लिख सकते थे, और यहाँ बिल्कुल ना लिखते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दादी की कम से कम कितनी बार हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी? 12 बार। इसलिए यहाँ हमेशा 12H2O ही लिखना पड़ेगा। इसलिए कभी ये दोनों बैलेंस नहीं किए जाते, एक दूसरे से काटे नहीं जाते। बात समझते ना? ये वाली बात है। लेकिन हम तुम्हें ये कह रहे थे कि हमें तो टोटल 18 ATP चाहिए थे, और बन तो मेरे पास सिर्फ 12 पाए हैं, बाकी 6 कहाँ से लाएं? तो अभी तुमसे क्या कहा था कि ये जो ग्रेना लैमेली ऐसे बनाए थे छोटे छोटे, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ कुछ और भी बनाया था। क्या? स्ट्रोमा लैमेली। चलो एक स्ट्रोमा लैमेली थोड़ा सा बड़ा बना लें, ऐसे सा बना, यहाँ पे बना ली ब्लू कलर से। ठीक, ये है स्ट्रोमा लैमेली मान लो। ऐसे इसका लिपिड वाला पोर्शन बना लिया। इसमें भी ऐसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल धसे होते होंगे, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स धसा होता है। तो यहाँ पर बस अंतर ये होता है कि ये P700 वाला होता है और उसके साथ ही होते हैं, उसके साथ अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। P700 वाले झुंड को क्या कहा था? बड़ा लड़का, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, और जैसे इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास लाइट गिरती है, सारी लाइट फिर रिएक्शन सेंटर दी जाती है। रिएक्शन सेंटर पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाते होंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर यहीं से कहानी रिपीट कर दो, लगता है प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। प्लास्टोक्विनोन अभी कहा था, महसूस करो बाहर खूब सारे प्रोटॉन हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगी ये माइनस माइनस हो जाएगी,
दोनों प्रोटॉन इससे चिपक जाएंगे और अंदर पंप कर देगी। ठीक, ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाता, प्रोटॉन थ्रू कॉम्प्लेक्स पंप किया जाता है, लेकिन हम सरल करने के चक्कर बना देते हैं। फिर यहाँ से यही दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और F के पास जाएंगे। यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन फिर से यही दे देगी। ठीक, इस तरह से प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रोटॉन ऑक्सीसोम से बाहर गुजरेंगे, ऑक्सीसोम का हेड एक्टिव हो जाएगा, वो ATP सिंथेटेज एंजाइम का काम करेगा, जिसकी मदद से हम ATP और फॉस्फेट के बीच बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा ATP। तो इस तरह से 6 ATP हम इधर से बना लेते हैं, 12 इधर से, टोटल हमारा 18 का काम चल जाता है। पता तुम्हें ATP का बनना फास्फोराइलेशन कहलाता है। गौर से देखो, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस लौट के कभी इसके पास नहीं आए, तो यहां जो फास्फोराइलेशन है वो नॉन साइक्लिक कहलाएगा। और यहां पर क्या खास बात थी, इलेक्ट्रॉन यहां से चले लौट के इसी के पास वापस आ गए, जहां से शुरू करें वहीं से लौट के वापस आ जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पर ATP के बनने को साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं, यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा ग्रेना लैमेली में कौन सा पिगमेंट सिस्टम अब्सेंट होता है, छोटा वाला पिगमेंट सिस्टम सेकंड, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड अब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा हम तो सवाल पूछें कि नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या बनता है, तो तुमको NADP2H बनता है, तुमको ATP बनता है, तुमको ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। भाई पानी के टूटने को लिसिस कह सकते थे, लेकिन पानी टूटा क्यों, ना इसके ऊपर लाइट गिरी होती, ना इसके इलेक्ट्रॉन खोए होते, ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते, ना इसने दैया तौबा मचाया होता, ना दादी हड्डियाँ तोड़वानी पड़ती। तो यहाँ दादी हड्डियाँ तोड़वाने का मुख्य कारण है लाइट एनर्जी, इसलिए इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई पिगमेंट सिस्टम सेकंड। जैसे सवाल पूछा जाएगा, मान लो ये कोई पौधा है, लैब में रखा है, अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ठीक, हमने यहाँ किसी जहर से भीगी हुई रुई रख दी, DCMU नाम के पॉइजन से, देखा क्या कि पौधे में ऑक्सीजन निकलना बंद हो गया। बताओ कौन सा पिगमेंट सिस्टम खराब हो गया होगा, तो भाई वही खराब हो गया होगा जो दादी हड्डियां तोड़वाता था, इसलिए ऑक्सीजन नहीं बन रही, यानी कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड खराब हो गया होगा ना। हम बताना ये चाहते थे। हाँ तो ठीक, तो कहानी खत्म तो गई, इधर से 12 NADP आ ही गए और इधर से 12 + 6 18 ATP भी आ गया। इस तरह से हो जाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कुल मिला के हम ये बताना चाहते थे कि फोटोसिंथेसिस के इसीलिए हमने कहा था 2 पहलू हैं। जो अभी यहाँ से ये सब पढ़ा रहे हैं इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और जो ये सब पढ़ाया था इसको कहा था डार्क रिएक्शन। ठीक, थोड़ा सा बिगाड़ने जगह मिल जाए। लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही है, थैला के अंदर, अर्थात इन ग्रेना। डार्क रिएक्शन कहाँ चल रही है, दलदल में, अर्थात इन स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ATP बनाना, अर्थात फोटो फास्फोराइलेशन। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, CO2 एसिमिलेशन। फोटोफास्फोरेशन कितने प्रकार का बताया, स्वयं 2 प्रकार का। कौन कौन सा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। और हम CO2 से कैसे भोजन बनता है, अभी जो हमने तुम्हें मैकेनिज्म पढ़ाई है उसको C3 साइकिल कहते हैं। कल हम तुम्हें C4 साइकिल भी पढ़ाएंगे और कल ही हम तुम्हें क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी पढ़ाएंगे। तो 3 तरह से CO2 को भोजन में बदला जा सकता है। अभी जो बताया वो C3 साइकिल बताइए, ठीक है ना। यही होता है फिजिको और ये होता है केमिकल प्रोसेस।
तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम थोड़ा आगे बताएंगे C4 और कैम।